5 नवंबर 2023 की दोपहर राजस्थान का एक होनहार लड़का नितेंद्र राज जोधपुर में एग्जाम देकर घर के लिए निकला। अपने पापा को कॉल कर कहा, पापा मैं 3:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो घर कभी लौटा ही नहीं। शुरुआत में ये एक सिंपल मिसिंग केस लगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, परिवार ने उम्मीदें लगाईं, पर अगले ही दिन 6 नवंबर को एक फोन कॉल ने सारा खेल बदल दिया। बस कंडक्टर को मिला एक मोबाइल, वही मोबाइल जो नितेंद्र राज का था। उस मोबाइल की आखिरी कॉल एक महिला सरकारी टीचर की थी। और यहीं से शुरू हुआ एक डरावना मोड़। महीनों बीत गए, सुरागों का अंधेरा और गहराता गया। लेकिन फिर एक दिन एक कुत्ता ने मिट्टी में गड्ढा किया, और जो मिला उसने सब हिलाकर रख दिया। एक नर कंकाल की खोपड़ी। वो खोपड़ी बनी इस केस की सबसे बड़ी गवाह। इस कहानी में है प्यार का धोखा, भरोसे का कत्ल और 14 महीनों की जद्दोजहद, जिसमें अगर कुत्ता ना होता तो शायद कभी सच्चाई सामने नहीं आती। तो आखिर वो महिला टीचर कौन थी? क्या ये लव मर्डर था या कुछ और मामला? और कैसे सुलझा ये केस एक जानवर की वजह से? जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मिस्ट्री है एक सच्चाई की जो आपकी रूह तक हिला देगी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नितेंद्र राज एक शांत स्वभाव और असाधारण प्रतिभा का धनी लड़का चूरू शहर का रहने वाला था। वहीं रहकर वह पूरी लगन से विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। आसपास के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कहते थे, बहुत होनहार है ये लड़का, एक दिन जरूर किसी बड़ी सरकारी नौकरी में पहुंचेगा। अपनी पढ़ाई और मंजिल की ओर बढ़ते इस सफर में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वह भी ठीक उसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटी हुई थी। एक जैसी सोच, एक जैसा संघर्ष और सपनों की दिशा एक जैसी। इन्हीं बातों ने जल्द ही उनकी दोस्ती को गहराई दिया। वक्त बीतता गया और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। अब दोनों सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, एक दूसरे की मुस्कानों में भी खोने लगे थे। वे न सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचते, बल्कि अब भविष्य के सपनों में एक दूसरे को भी शामिल करने लगे थे। उन्होंने साथ में एक खूबसूरत जीवन की कल्पना की, जहां पढ़ाई के बाद एक मजबूत नौकरी के साथ साथ एक प्यारा सा घर और एक प्यारा सा रिश्ता भी हो। और इस दिलचस्प कहानी में जो लड़की थी, उसका नाम था ममता मीणा। ममता मीणा की मेहनत रंग लाती है और उसका चयन सरकारी शिक्षक के पद पर हो जाता है। जब उसकी नौकरी लगती है तो उसका ट्रांसफर चूरू से कुछ दूरी पर एक गांव के स्कूल में हो जाता है। वह वहां चली जाती है और फिर शुरू होता है एक नया दौर, दूरी का दौर, यानी दो दिलों के दूरी का दौर। अब नितेंद्र और ममता के बीच मुलाकातें कम हो जाती हैं, पर दिलों की दूरी नहीं होती है। मोबाइल फोन ही अब उनका सहारा बन जाता है। कभी देर रात की बातें, कभी छोटी छोटी वीडियो कॉल्स। इन लम्हों में ही वो अपना प्यार जिया करते थे। कभी कभी नितेंद्र ममता से मिलने की तड़प में घर वालों से झूठ बोल देता, कहता एग्जाम देने जा रहा हूँ या फिर कोचिंग में कुछ जरूरी काम है। असल में वो ममता मीणा से मिलने जाता था, चुपके से, छुप छुप कर, जैसे उनका प्यार कोई राज हो। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। इस बीच ममता की जिंदगी में एक और किरदार दाखिल होता है, जयकरण मीणा। जयकरण ममता के ही गांव का रहने वाला था। और हैरानी की बात ये थी कि वो भी उसी क्षेत्र के एक स्कूल में सरकारी शिक्षक बन गया था। अब जबकि नितेंद्र जोधपुर में था और ममता मीणा चूरू के पास अपने नए स्कूल में, दूरियां तो थी, मगर नितेंद्र का दिल अब भी ममता के उतना ही करीब था। वो हर दिन उसका हाल जानने को बेचैन रहता था, हर कॉल का इंतजार करता था। मगर उधर ममता की जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था। ममता और जयकरण के बीच अब दोस्ती से कुछ ज्यादा बनने लगा था। एक अजीब सा कनेक्शन जो रोज की बातचीत से, साथ काम करने से धीरे धीरे रिश्ते की शक्ल ले चुका था। नितेंद्र इस सबसे अनजान, अपने ही ख्वाबों में ममता को अपने भविष्य में बसाए हुए था। ममता अब भी नितेंद्र से बात करती थी, लेकिन अब वो बातें वैसी नहीं रही थीं। वो अपनापन, वो गहराई, अब उनमें कुछ कम सा था। एक दिन जयकरण ने ममता का मोबाइल चेक किया, और जो कुछ उसने उस फोन में देखा, उसने उसका दिल अंदर तक झकझोर दिया। कोई चैट, कोई तस्वीर या कोई नाम जो वहां नहीं होना चाहिए था। उसने कुछ नहीं कहा, ना कोई बहस, ना कोई सवाल। बस उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया और मन ने बिल्कुल चुपचाप लेकिन पूरी तरह से फैसला कर लिया।
उधर जयकरण को ममता के मोबाइल में नितेंद्र के मैसेज और कॉल लॉग्स से सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा। एक दिन जयकरण ने सीधा सवाल कर दिया, ये नितेंद्र कौन है और तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ममता कुछ पल के लिए चुप रही, फिर सिर झुकाकर बोली, सॉरी, मैं बताना चाहती थी लेकिन मैं खुद कंफ्यूज थी। जयकरण मीणा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं थे, कुछ और भी था, शक, गुस्सा और शायद एक खतरनाक इरादा। उसने शांत लहजे में कहा, अब इस कहानी में एक नहीं, दो लोग ज्यादा हैं और इसको ठीक करना पड़ेगा। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। जयकरण की बात सुनकर ममता कुछ देर के लिए चौंक जाती है। चेहरे पर सन्नाटा, दिल में हलचल, पर फिर खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में बोली, हाँ, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। वो मुझसे बहुत सच्चा प्यार करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन अब वो मेरे रास्ते का कांटा है और उसे हटाना ही होगा। अब शुरू होती है एक साजिश, एक ऐसा प्लान जो किसी के लिए जिंदगी का ख्वाब था और किसी के लिए मौत का रास्ता था। जयकरण और ममता मिलकर पूरा प्लान बनाते हैं, हर छोटी बात, हर डिटेल, सब कुछ तय किया जाता है। जयकरण कहता है, उसे तू कॉल कर, बोलेगी कि तुझे मिलना है, इमोशन बात करेगी और उसे बुला लेगी। 4 नवंबर की रात ममता ने नितेंद्र को कॉल किया। आवाज में थोड़ी नरमी, थोड़ी मोहब्बत मिलाकर बोली, यार, तुमसे मिलने का मन हो रहा है, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे, प्लीज एक बार आ जाओ। नितेंद्र, जो अब भी ममता के प्यार में पूरी तरह डूबा था, बिना ज्यादा सोचे तैयार हो गया। घर पर बस इतना कहा, पापा, जोधपुर में एक एग्जाम है, उसी के लिए जा रहा हूँ, और फिर वो निकल पड़ा, दिल में ममता की मोहब्बत लिए। उसे क्या पता था, ये सफर इम्तिहान का नहीं, उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाएगा। 5 नवंबर, नितेंद्र चूरू से निकलता है। ममता मीणा के कहे मुताबिक वो उससे मिलने जोधपुर पहुंचता है। वहां उनकी मुलाकात होती है, बातें होती हैं, मुस्कुराहटें भी होती हैं। कम से कम नितेंद्र की तरफ से तो ये सब होता ही है। उसे क्या पता था कि उसके हर लफ्ज के जवाब में ममता के दिल में साजिश का जहर घुल चुका है। 6 नवंबर, नितेंद्र अपने पिता को फोन करता है। आवाज में वही सच्चाई, वही भरोसा, पापा, मैं रात को 3:30 बजे तक घर आ जाऊंगा, बस थोड़ा लेट हो जाऊंगा, घबराना मत। लेकिन वो रात आती है और नितेंद्र लौटकर नहीं आता है। घर में बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। पिता की नींद उड़ जाती है। हर दरवाजे की आहट पर लगता है शायद अब आएगा, लेकिन इंतजार सिर्फ लंबा होता जाता है। 7 नवंबर की सुबह, उसका फोन जो कल रात से स्विच ऑफ था, अचानक ऑन हो जाता है। पिता की उम्मीद फिर जागती है। वो तुरंत कॉल करते हैं, लेकिन उधर से जो आवाज आती है वो उम्मीद की नहीं, हैरानी की होती है। हेलो, ये मोबाइल एक सीट पर मिला था बस में, मैं कंडक्टर हूँ, मैंने ये मोबाइल पुलिस को दे दिया है। पिता का दिल बैठ जाता है। बस में अकेला मोबाइल और नितेंद्र कहाँ है। अब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। बेटे का कोई सुराग नहीं और उसका फोन किसी अनजान के हाथ में था। बस कंडक्टर की आवाज अब भी पिता के कानों में गूंज रही थी। मोबाइल तो मुझे बस में सीट पर गिरा मिला, शायद आपका बेटा था, उसके साथ एक लड़की भी थी। इतना सुनते ही पिता के होश उड़ गए। वो तुरंत मोबाइल लेते हैं और उस फोन की लास्ट कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं। ममता नाम देखकर उन्हें कुछ याद आता है। हाँ, यही वो लड़की थी जिसके बारे में नितेंद्र पहले भी जिक्र करता था। नितेंद्र के पिता ममता को फोन मिलाते हैं। ममता पहले तो एकदम सामान्य सी आवाज में बोलती है, हाँ अंकल, हम दोनों साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे, अच्छे दोस्त थे। वो आया था तो मैं बस में मिल ली थी। पिता थोड़े शांत होते हैं। उन्हें लगता है शायद कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन दिल का शक अब भी पूरी तरह मिटा नहीं। 15 नवंबर, जब कई दिन बीत जाते हैं और नितेंद्र की कोई खबर नहीं आती, तो आखिरकार नितेंद्र के पिता पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस हरकत में आती है, लेकिन उधर एक और दुनिया में ममता और जयकरण की साजिश अपने अंजाम तक पहुंच चुकी होती है। दरअसल 6 नवंबर को, जिस दिन नितेंद्र ने आखिरी बार अपने पिता से बात की थी, उसी रात ममता और जयकरण ने अपने प्लान को अंजाम दिया। ममता ने नितेंद्र को एक सुनसान जगह मिलने के लिए बुलाया। जयकरण पहले से वहीं छुपा बैठा था। जैसे ही नितेंद्र वहां पहुंचा, उन दोनों ने मिलकर उसे किडनैप कर लिया। नितेंद्र को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चिल्लाया, पूछा, ममता, ये क्या कर रही हो? ये क्या मजाक है? लेकिन अब ये कोई मजाक नहीं था। अब वो मोहब्बत नहीं रही, अब ये एक प्लान था,
एक परमानेंट सॉल्यूशन था, जैसा कि जयकरण ने कहा था। कुछ ही घंटों में एक मासूम दिल जिसने सिर्फ प्यार किया था, उसका कत्ल हो गया। हत्या के बाद जयकरण और ममता ने सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नितेंद्र की डेड बॉडी को पहले जलाया ताकि पहचान के कोई भी निशान बाकी ना रहें, और फिर बचा खुचा शरीर एक सुनसान गुमनाम सी जगह दफना दिया, जहां कोई आता जाता नहीं था। रात के अंधेरे में सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि किसी सीसीटीवी कैमरे में उनका नामो निशान तक नहीं आया। ममता जानती थी कि किस रास्ते से जाना है, कहां से कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसकी आवाज में, उसके कॉल में भी कुछ ऐसा नहीं था जो शक पैदा करे, सिर्फ एक सीधी बात, तुम आओ ना, मिलते हैं थोड़ी देर। पुलिस के पास कुछ खास था नहीं, ना कोई चश्मदीद, ना कोई क्लू। और जब 15 नवंबर को नितेंद्र के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो पुलिस ने उसे सिर्फ एक मिसिंग केस की तरह ही लिया। हर कोई नितेंद्र को ढूंढ रहा था, पोस्टर लग रहे थे, रिश्तेदारों को फोन हो रहे थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे थे, लेकिन सच तो कहीं जमीन के नीचे दबा पड़ा था। ममता और जयकरण अपनी जिंदगी को सामान्य दिखा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, और सबसे ज्यादा एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। लेकिन अब आता है क्लाइमेक्स। कभी कभी गुनाह कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक छोटी सी चूक सब कुछ उजागर कर देती है। ममता और जयकरण ने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरह फंस जाएंगे और उनकी राज की परतें इस तरह एक एक करके खुल जाएंगी। कहानी की चाल उस रोज बदलती है जब पास के ही गांव में एक खौफनाक खोज होती है। एक आवारा कुत्ता, जिसे किसी ने कभी गिनती में नहीं लिया, उसी जमीन को खोदने लगता है जहां बरसों पुराना एक रहस्य दफन था। मिट्टी हटती है और एक इंसानी खोपड़ी बाहर झांकती है। देखते ही देखते नरकंकाल के दूसरे हिस्से भी जमीन से बाहर आने लगते हैं। शुरुआत में पुलिस को यह एक आम मामला लगता है, शायद किसी ने किसी को चुपचाप दफना दिया, और अब जानवरों ने उसे उजागर कर दिया। केस को ज्यादा तूल ना देते हुए पुलिस वही कंकाल वापस दफना देती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। गांव का एक लोकल पत्रकार इस बात को नजरअंदाज नहीं करता है। अगले ही दिन लोकल अखबार में एक चौंकाने वाली खबर छपती है, जमीन के नीचे छुपा राज, क्या है इस नरकंकाल की सच्चाई। यही खबर नितेंद्र के पिता तक पहुंचती है। नितेंद्र के पिता ने 15 को कंप्लेंट की और 16 को ये डेड बॉडी मिलती है। नरकंकाल मिलने के बाद जितेंद्र के पिता के दिल में एक बेचैनी उठती है। शक गहराने लगता है, कहीं ये उसी का बेटा तो नहीं जो महीनों से लापता है। क्योंकि ये नरकंकाल चूरू के बिल्कुल करीब ही मिला है। वो सीधे पुलिस से कहते हैं, इसकी डीएनए टेस्टिंग कराओ, सैंपलिंग कराओ। अगर ये मेरा बेटा है तो मुझे सच जानना है। पुलिस भी अब मामले को गंभीरता से लेने लगती है। वो नरकंकाल को फिर से जमीन से बाहर निकलवाती है और डीएनए सैंपलिंग शुरू होती है। जैसे जैसे रिपोर्ट आने का समय नजदीक आता है, पिता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और फिर रिपोर्ट आती है, यह नरकंकाल नितेंद्र का ही था। अब पुलिस भी चौकन्नी हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। पिता एक नाम लेता है, मेरे बेटे को इसी ने मारा है, आखिरी बार मेरा बेटा इसी से मिला था, उसके बाद कभी नहीं लौटा। पुलिस बिना देरी किए उस शख्स को तलाशने निकल पड़ती है। पुलिस सबसे पहले उस बस कंडक्टर से पूछताछ करती है जिसकी गवाही पहले मामले में आई थी। कंडक्टर कहता है, हाँ उस दिन उस लड़के के साथ एक लड़की भी थी, लेकिन आपने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। पुलिसकर्मी हैरान रह जाते हैं, क्या पहले क्यों नहीं बताया। कंडक्टर सफाई देता है, मैंने तो बस यही कहा था कि मोबाइल मुझे बस में मिला था, वो लड़का बैठा था, वहीं से गिरा होगा। अब पुलिस को पूरा मामला और गहरा लगने लगता है। वो कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती है। जैसे ही डिटेल्स सामने आती हैं, कई राज उजागर होने लगते हैं। नितेंद्र महीनों से लगातार एक ही लड़की से बात कर रहा था। रात रात भर की कॉल हिस्ट्री, सैकड़ों मैसेज, और उधर ममता भी जयकरण नाम के एक लड़के से घंटों बात करती थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। टीमें बनती हैं, रेड होती है, लेकिन जब पुलिस जयकरण को पकड़ने जाती है तो पता चलता है जयकरण तो घर पर है ही नहीं, ममता भी गायब है। ममता और जयकरण दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस कई दिनों तक लगातार इस केस की परतें खोलने में लगी रहती है। एक एक कड़ी जोड़ी जाती है, एक एक गवाह से पूछताछ होती है, लेकिन ममता और जयकरण का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर 29 फरवरी 2024, एक तारीख जो इस केस के लिए मोड़ बनकर आती है, पुलिस को ये दोनों आखिरकार मिल जाते हैं। दोनों को हिरासत में लिया जाता है।
फिर असली पूछताछ शुरू होती है। रिमांड पर लेते ही जब पुलिस ने सवालों की बौछार की तो ममता और जयकरण का झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आखिरकार दोनों टूट जाते हैं। हाँ, हमने मर्डर किया था। दोनों कबूल करते हैं कि नितेंद्र उनके रिश्ते के बीच में एक दीवार बन रहा था। उन्हें लगता था कि जब तक वो जिंदा है उनका साथ मुमकिन नहीं है। ममता और जयकरण ने मिलकर नितेंद्र की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी उनकी गवाही की पुष्टि कर देती है। सैंपल मैच होते हैं, डीएनए, मोबाइल कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग, हर सबूत एक ही कहानी कहता है। 3 अप्रैल 2025 पुलिस केस को पूरी तरह सॉल्व कर लेती है और सभी सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करती है। 4 अप्रैल को कोर्ट में इन्हें पेश किया जाता है और दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब जब ममता और जयकरण ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रहता। पुलिस अब उन तमाम पहलुओं की तहकीकात करती है जिनसे साफ हो जाता है कि ये मर्डर एक सोची समझी साजिश थी। हत्या की साजिश, सबूत नष्ट करना, शव को ठिकाने लगाना, गुमराह करना और झूठी गवाही जैसे कई धाराओं के तहत केस दर्ज होता है। अब केस पूरी तरह आईपीसी की कई धाराओं के अंतर्गत ट्रायल के लिए तैयार है और ये साफ है कि इस गुनाह की सजा हल्की नहीं होगी। जितना सोच समझकर ये अपराध किया गया था उतनी ही ठोस तैयारी अब पुलिस की तरफ से कोर्ट में दिख रही है। और अब सोचिए, ममता कैसी महत्वाकांक्षी लड़की थी। शुरुआत में उसे नितेंद्र अच्छा लगा, एक सहारा मिला, रिलेशनशिप शुरू हुआ। लेकिन जब नितेंद्र की सरकारी नौकरी नहीं लग सकी और ममता की लग गई तब उसका नजरिया ही बदल गया। अब वो आगे बढ़ना चाहती थी और उस लड़के को पीछे छोड़ना था जो अब उसकी लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठता था। तभी उसकी नजरें जाती हैं अपने कोचिंग टीचर जयकरण पर, जो पढ़ाने के बहाने उसके दिल के करीब आया। और फिर वहीं से शुरू हुआ एक नया अफेयर। जयकरण के साथ मिलकर ममता ने एक ऐसा खेल खेला जिसमें नितेंद्र जैसे सीधे सादे लड़के की जान ही चली गई। प्यार, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा का वो जहरीला मेल जिसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अब इन दोनों का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। अपने ही बॉयफ्रेंड का मर्डर, ये बात जितनी सुनने में चौंकाने वाली है उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था इसका सच। क्योंकि इस केस में सब कुछ था, प्यार, धोखा, महत्वाकांक्षा और साजिश। लेकिन सोचिए, अगर उस कुत्ते की एंट्री नहीं होती, अगर वो कुत्ता उस जमीन को ना खोदता और इंसानी खोपड़ी बाहर ना आती तो ये सारा सच हमेशा के लिए मिट्टी में दफन रह जाता। पुलिस भी इसे सिर्फ एक गुमशुदगी का मामूली केस मानकर बंद कर देती। कागजों में दर्ज होता, लड़का गुम कहीं चला गया। लेकिन मिला कुछ नहीं, कोई क्लू नहीं। और उस पिता की हालत, वो तो दर दर भटकते रहते, सोचते कि शायद बेटा कहीं चला गया, नाराज हो गया या कहीं खो गया। उन्हें तो ये सोचने का मौका तक नहीं मिला कि उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नितेंद्र की किसी से दुश्मनी ही नहीं थी। लेकिन फिर वो एक कुत्ता, वो एक खोपड़ी और उसके बाद जो राज बाहर आते गए, हर चीज जैसे एक झटके की तरह सामने आती गई। झूठ की परतें उतरती गईं और सच्चाई नंगी खड़ी हो गई। एक महत्वाकांक्षी लड़की, एक चालाक टीचर और एक मासूम लड़का, तीनों की किस्मत एक ऐसे मोड़ पर टकराई जहां से सिर्फ अंधेरा था। लेकिन अंत में वो कुत्ता जैसे किसी भगवान का भेजा हुआ संदेश था जिसने नितेंद्र को इंसाफ दिलाने की पहली ईंट रख दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।